हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वे सभी जो एमपीएस 001 इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस सिंगल वीडियो में हम पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, उन सभी का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे आप सभी पीडीएफ के अंदर आप देख पाएंगे इजीली। जैसे ये जून 2021 का पेपर है, जैसे आप ये देखेंगे तो ये दिसंबर 2021 का पेपर है यहाँ पर। और इसी तरीके से हम सारे के सारे पेपर्स जो है हमारे, ये जून 2022 का पेपर है, हम सभी का एक डीप से एनालिसिस करेंगे। क्या कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, किस हिसाब की एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए, और जो आप सभी का बेटर और अच्छी परसेंटेज के लिए जो हमारी तरफ से सजेशन भी होगा, क्योंकि अब एग्जाम में आप सभी के बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप कम समय में कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हो, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी आप सभी जो स्टूडेंट्स देख रहे हो MPSE 001, वो सभी स्टूडेंट्स पहली बात तो नए स्टूडेंट्स नहीं, आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पर 50 मार्क्स का आपका पेपर आता है और सिर्फ 2 घंटे का है। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को जरूर फायदा देगी, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी के मन में अगर कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो उस डाउट्स को भी आप अपना क्लियर करा सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ऑलवेज ओपन है, और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके अंदर 400 से प्लस लोग हैं। आप वो वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना। और चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। सबसे पहली बात तो हम लास्ट वीडियो में हम कुछ पेपर का एनालिसिस भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से हम पूरे 5 पेपरों को सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बुक का नाम है MPSE 001 इंडिया एंड वर्ल्ड। इससे क्या क्वेश्चन आपके आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जून 2020 का पेपर है, और आप सभी को पता है 2 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आप सभी के लिए, सबसे पहली स्ट्रेटेजी आप लोगों के क्वेश्चन करने की होनी चाहिए कि आप सभी के लिए देखो, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, और अगर शॉर्ट नोट की बात करें तो 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का है, हर यूनिट से आप सभी को 2 क्वेश्चन करने ही करने, 2 क्वेश्चन कंपलसरी है। तो एक सही टाइम पे आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपना एक आंसर जो है वो अधिकतम आप कितने 4 पेजेस पे ले जाइए, कितने पेजेस पे, 4 पेजेस पे ले जाइए, और इससे ज्यादा नहीं। और शॉर्ट नोट लिख रहे हैं तो आप मिनिमम कम से कम 1.5 पेज लिखिए, और अधिक से अधिक अगर आपको टाइम का तकाजा रहता है तो आप 2 पेजेस तो जरूर लिखिए। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है, और फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बात हुई है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो भारत की जो विदेश नीति है, इसके कई सारे तत्व हैं। यहाँ पर एक एक करके हम उन सभी के बारे में बात करेंगे, और क्या मुख्य विशेषता है। तो भारत की विदेश नीति का जो मुख्य रोल है वो 3 लोगों के ऊपर हमें देखने को तो जरूर मिलता है। सबसे पहले एक पीएम, प्रधानमंत्री। दूसरी बात गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता। और तीसरी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति है, परिस्थितियां। ये सारी बातें, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे देश के अंदर, चाहे घरेलू मामले हो, चाहे आंतरिक मामले हो या बाहरी मामले हो, यानी विदेशी मामले हो, उन सभी में पीएम जो है, प्रधानमंत्री, सरकार का एक प्रमुख अंग है। इनके फैसले हमारी विदेश नीति को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, स्टार्टिंग के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने अपनी विदेश नीति में 3 मुख्य तत्व रखे थे। उन्होंने कहा था तेज गति से विकास करना, तेज गति से विकास करना, तेज गति से विकास करना, कठिन संघर्षों से, कठिन संघर्षों से प्राप्त, संघर्षों से प्राप्त संप्रभुता, संप्रभुता बनाए रखना। तीसरी बात, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना। तीसरी बात है क्षेत्रीय अखंडता बनाए। ये 3 बातें प्रधानमंत्री जी ने अपनी विदेश नीति में रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और यहाँ पर हर एक जितने भी पीएम है उन 3 बातों का तो मुख्य रूप से ध्यान रखते ही हैं। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता, इसके बारे में बात करेंगे।
गुटनिरपेक्षता जो है ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण रोल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि भारत जो है ना, भारत के अंदर अलग-अलग सोच के लोग हैं और कुछ लोग कहते हैं कि पूंजीवादी हमारे लिए बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं साम्यवादी बेहतर है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम जैसे ही शीत युद्ध के काल में आज़ाद हुए थे, तो अगर हम किसी भी गुट में शामिल होते हैं, चाहे हम सोवियत संघ के साथ शामिल होते हैं, चाहे हम अमेरिका के साथ में, तो हम अपने संसाधनों का जिस हिसाब से उपयोग कर पाते हैं, उस हिसाब से हम अपना उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी बन गया था, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन गया था कि किसी भी तरीके से हम ऐसी विदेश नीति का संचालन करें, जिससे हमारा देश तरक्की करे, है ना? तो हमने ना तो अमेरिका में शामिल होने की बात करी, ना ही हमने किसमें, सोवियत संघ में। इसीलिए हमने एक अलग ही गुट बनाया जिसे नेम बोलते हैं, नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति। तो हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार भी अपने विदेश नीतियों को संचालन करते हैं। जैसे अभी कोविड के दौर में आपने देखा बहुत सारे देशों से हमारे अच्छे संबंध थे, बट वहां पर अगर कोविड ज्यादा स्प्रेड होता है तो हम उससे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अपने संबंध तोड़ देते हैं। ठीक इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, अगर कोई एक ऐसा देश है जिससे हमें अधिक लाभ हो सकता है, बेशक से हमारे उसके अच्छे संबंध नहीं है, तभी भी हम उन देशों से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर उसका एक अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो भारत की विदेश नीति के कई सारे तत्व हैं, कई सारी मुख्य विशेषताएं। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, प्रधानमंत्री की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, इसके अलावा भारत तेज गति से विकास करे, क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, संप्रभुत्ता बनी रहे, ये सारी की सारी बातें भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति बनाने में राजनीतिक दल कहां तक भूमिका निभाते हैं? तो राजनीतिक दल, आप सभी को पता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में क्या होता है, चुनाव होता है। और जब विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव होता है तो ये राजनीतिक पार्टियां आगे चल के क्या करती है, चुनाव में इलेक्शन लड़ती है और इनकी क्या बनती है, सरकार बनती है, सत्ता में आती है। या फिर ये सरकार नहीं बन पाते तो ये विपक्ष में बैठते हैं। और विपक्ष का काम भी क्या होता है, सरकार की कमियों को उजागर करना या फिर सरकार ऐसे काम जो कर रही है जो ठीक नहीं है, उन कमियों को सामने लाकर रखना। तो ये सब काम हम बेसिकली देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या चीज पाते हैं, हम यहाँ पर पाते हैं कि भाई राजनीतिक दल भी काफी हद तक, जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे साम्यवादी पार्टी है, साम्यवादी के अलावा बहुत सारी ऐसी उदारवादी पार्टी भी है, बहुत सारी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कैसे देशों से संबंध बनाने, जैसे साम्यवादी सरकार आएगी तो साम्यवादी देशों से इसकी नजदीकियां बढ़ती रहेंगी। कांग्रेस सरकार आती है तो ऐसे देश जो लिबरल थिंकिंग रखते हैं उनसे हमारी जो गहराइयां दोस्ती है वो बढ़ने लगती है। तो भारत की विदेश नीति में जो पक्ष की सरकार होगी जिस भी राजनीतिक पार्टी की, वो तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करेगी, उसकी विचारधारा तो प्रभावित करेगी। इसके अलावा जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कई बार भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि पश्चिमी एशिया संकट के संदर्भ में भारत का पक्ष देना है आपको। पश्चिमी एशिया के संकट में, पश्चिम एशिया का संकट क्या है, अफगानिस्तान के आसपास का एरिया। तो वहां पर क्या है, एक तो आप सभी को दिखता है आतंकवाद, आतंकवाद है ना, या फिर जो है सरकारों का स्थायी ना होना, सरकारों का स्थायी ना होना, स्थायी ना होना। दूसरी बात ये, तो यहाँ पर मेजरली ये कंसर्न है अपने संसाधनों का खुद उपयोग ना कर पाना। विकसित देश, ताकतवर देश, वो लोग ही इनके संसाधनों का केवल उपयोग करते हैं। तो ऐसे देश ही केवल इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो ये चीज दर्शाना, तो ये बहुत सारी बातें बन जाती है। जो भारत का पक्ष इसके अंदर सीधा से ये रहा है कि भाई आतंकवाद का इन्होंने अपोज किया है, वहाँ की जो है स्थिर सरकारें बने और साथ ही साथ में वहाँ के संसाधनों का जो उपयोग है वो केवल वही देश करें, इस चीज को लेकर भी। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी के लिए ये है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद जो है इससे जूझने के लिए भारत की तैयारी का समीक्षा कीजिए। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को जूझने के लिए भारत ने क्या तैयारी कर रखी है, इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर भारत ने 3 तरीके की तैयारी कर रखी है। पहले आंतरिक, बाहरी और तीसरा है कूटनीतिक। देखिए 3 है। आंतरिक रूप से यह है कि भारत के अंदर बड़ी सख्ताई से आंतरिक सभी गतिविधियां जो है, जो नेशनल या इंटरनेशनल है, जो टेररिज्म से जुड़ी हुई है, उस पर सख्ताई से ये कदम रखती है, नजर रखती है। और इसके अलावा भारत की बहुत सारी रॉ एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, वो भारत के अंदर कई बारी बाहर की जो भी आउटपुट घटनाएं हैं, जो बाहर की जो भी घटनाएं, उन सभी घटनाओं को भारत के अंदर बताने का प्रयास करती है। और कूटनीति हम संबंध इस तरीके के बनाते हैं। वैसे आपको एक यूनिट से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आप यू कैन इजीली अटेंड पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यू कैन अटेंड इजीली।
आप बिल्कुल दोनों कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, संकट प्रबंधन क्या है? तो भाई क्राइसिस, जब कोई भी किसी देश में जैसे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, तो वहां की सरकारें किस हद तक उस अकाल को रोकने में सक्षम है, इस चीज के बारे में आपको यहाँ पर इस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मानव हस्तक्षेप क्या है? ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या है? तो मानव हस्तक्षेप क्या है? कई बार एक देश दूसरे देश में भी हस्तक्षेप करता है, जिस तरीके से वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, सोवियत संघ के द्वारा जो है अफगानिस्तान में देशों के अंदर हस्तक्षेप हुआ है। तो ये मानवीय हस्तक्षेप जो है ये सैनिक रूप से भी हो सकता है और कई बारी और तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन में क्योटो बैठक, यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जापान का शहर जिसका नाम था क्योटो, यहाँ पर हुआ था 1997 में। और ये क्यों हुआ था? तो ध्यान रखना है आपको, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए, गैसों के उत्सर्जन के को गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या किया गया था? तो आप बोलोगे जलवायु परिवर्तन का जो ये कॉन्सेप्ट है, या फिर जल क्योटो प्रोटोकॉल भी के पेपर में लिखा है तो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए विभिन्न देशों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें अमेरिका भी था, कनाडा भी था, या फिर यूरोप के कुछ कंट्रीज थे। लेकिन इसमें से और चीन भारत और चीन क्या थे? इन देशों को, विकासशील देशों को इनसे आजादी दी गई थी, क्योंकि मानना था कि जो उत्तरी गोलार्ध के जो देश की कंट्री है उन्होंने पर्यावरण को प्रदूषण में ज्यादा योगदान निभाई है। भारत चीन ये विकासशील गतिविधि देश है और ये विकास की गतिविधियों में कदम रख ही रहे, तो इन देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त रखा गया था। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, साम्यवादी उपरांत समाज की टिप्पणी कीजिए। साम्यवाद जब खत्म होगा तो कैसा समाज बनेगा, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? बहुत सारे ऐसे संगठन है जो किसी देश से नहीं चलते, किसी देश का उस पर दबाव नहीं है, जैसे WTO की बात कर दें, WHO की बात कर दें, है ना। इसके अलावा आप WB की बात कर दें, IMF की बात कर दें, तो ये क्या है? गैर सरकारी संगठन है। हालांकि इनको फंडिंग विभिन्न देशों के द्वारा दी जाती है, यूएनओ के अभिकरण के अंदर आते हैं, लेकिन इनकी भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, जैसे व्यवस्था इसके अंदर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, अगर इसके अंदर हम किसकी स्वास्थ्य की बात करें तो WHO की मुख्य भूमिका है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो मानव अधिकार की सुरक्षा की बात करें तो UNHRC इसकी है। ठीक है, इसके अलावा हम WA की, इन सब में से किसी की भी बात करें तो ये बेसिकली ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बन के निकल आते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से टिप्पणी करनी है आपको। निम्नलिखित में क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए कहा, यूरोपीय संघ EU को बोलते हैं, और ये बहुत इजी टॉपिक है, तो आप लिख दोगे मास्ट्रिक्ट संधि के तहत 1 नवंबर 1992 में इसकी स्थापना की गई। जब स्थापना हुई तो उस समय इसके अंदर केवल 12 देश थे, ध्यान रखना है आप सभी को। और लेकिन वर्तमान समय में इसमें 26 या 27 लगभग, इसके अप्रोक्सीमेटली 26 या 27 इसमें देश है। ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। इसके अलावा यूरोप के ज्यादातर विकसित देश इसका मेंबर है, और भविष्य में कई देशों की इसमें जुड़ने की बात हो रही है। अगर वो देश इसके अंदर जुड़ जाते हैं तो ये एक ग्लोबली पावर बन सकता है। इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि भारत और विभिन्न देशों के जो रिलेशंस हैं सभी के बारे में आप सभी के पेपर में बार बार पूछा जाता है, और पूछे जाने की पूरी संभावनाएं भी है। तो यहाँ पर आप सभी को एक्सप्लेन करना है भारत और लातिनी अमेरिका के संबंध, भारत और लातिनी अमेरिका के देशों के क्या संबंध है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सिंपली क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका संबंध से भी जरूर आता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस है वो हमने आप लोगों के लिए बना दी है, जिसमें से पेपर में पूछा ही जाता है। बाकी नई वीडियो आप सभी के लिए जल्दी मिल जाएगी, और ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी आप सभी को जरूर करने हैं। अब ये पहला पेपर था, अब बाकी पेपर भी आप सभी के लिए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन कारकों का परीक्षण कीजिए ना जो भारत की विदेश नीति के संचालन में सहायक। तो इसमें दो ही बातें हैं, एक आंतरिक बात है, आंतरिक, और एक है बाह्य। आंतरिक को राष्ट्रीय भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप सभी को, और बाह्य को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। आई होप आपको ये क्लियर होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ये दो प्रकार के हैं, और यहाँ पर आप सभी को भारत की विदेश नीति बतानी। तो राष्ट्रीय कारण जो आंतरिक कारण है जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, जैसे ये राजनीतिक दल है,
प्रधानमंत्री का पीएमओ का ऑफिस है, पीएमओ का ऑफिस है, है ना, भौगोलिक दशा है, भौगोलिक दशा है, और भौगोलिक दशा के बाद में, क्योंकि इन पॉइंट्सों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर्टिकुलर टॉपिक लिखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं मिलती तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और बाकी कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको कोई भी क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत हो रही है यूट्यूब पे, हमने ज़्यादातर की वीडियोज़ बना रखी है, आप वहाँ से उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, गुटनिरपेक्षता क्या है? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, इसे नेम बोलते हैं, और इसकी क्या परिभाषा है स्टार्टिंग में मैंने बता दी। इसकी समकालीन प्रासंगिकता क्या है? तो भाई बहुत सारे लोगों का कहना है गुटनिरपेक्षता का निर्माण 1945 से लेकर 1991 के बीच में, जो ये पूरा कोल्ड वॉर का टाइम था। कोल्ड वॉर का मतलब होता है शीत युद्ध, शीत युद्ध के समय में बना था। और इसका बेसिकली बनने का जो मेन कारण था ये था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विकासशील देश हैं उन सभी को एक ऐसा मंच प्रदान करना ताकि उन देशों पर कोई भी वर्चस्व या दबाव ना बना सके। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 1991 में जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो शीत युद्ध खत्म हो गया और गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य पूरा हो गया, इसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसकी वीडियो भी हमने प्रासंगिकता की बना रखी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर ये कह सकते हैं कि कभी गुटनिरपेक्षता के जो देश है इसके अंदर लगभग इसके सदस्य बढ़ते जा रहे हैं और वर्तमान समय में 118 लगभग इसके सदस्य बन चुके हैं। तो इसके 118 सदस्य होने का मतलब ये क्या है? ये गुटनिरपेक्षता एक नीति नहीं है बल्कि एक संगठन बन गया है, और खास तौर पे ये एक विकासशील देशों का संगठन है। तो विकासशील देशों का संगठन होने के कारण अब इसके अंदर एक ये भी देखते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैगी, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए विकासशील देशों को एकमात्र ये मंच केवल यही जो है ये प्रदान करता है। और इसके अलावा अगर एक स्वर में सारे के सारे देश बोलते हैं तो उन सभी को भी कहीं न कहीं ये हेल्प पहुँचाने का काम करता है। एक ये भी कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखना है। तीसरी बात, विकासशील देशों के अलावा अगर हम बात करें तो इसके कई सारे ऐसे जो है ये उद्देश्य हैं। जैसे इसके कई सारे उद्देश्यों में मैं आपको बता दूँ, पर्यावरण से संबंधित है। आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा जो मानवाधिकार है गरीब देशों में या फिर अल्प अल्प विकास जिन देशों में हुआ है, तो उन देशों में मानव अधिकार का उल्लंघन बहुत ज़्यादा होता है। तो उन देशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात करते हैं। इसके अलावा जैसे हम एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, कोल्ड वॉर के टाइम पे चीज़ें बैलेंस थी क्योंकि एक तरफ यूएसए था एंड अदर साइड हम देखें तो उस तरफ यूएसएसआर था। दोनों तरफ बैलेंस था, दोनों को एक दूसरे का परमाणु युद्ध का डर था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई भी देश गतिविधि नहीं करता था जिससे किसी देश पे दबाव बने। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि यूएसए ने 1971 में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करी, तो उसी समय जो है रशिया जो है वो इंडिया की हेल्प करता था क्योंकि किसी भी एक प्रदेश में किसी का वर्चस्व ना बढ़ जाए। दूसरी चीज़ ऐसे वियतनाम के कॉन्सेप्ट पे भी हम देखते हैं, अफगानिस्तान के कॉन्सेप्ट पे भी देखते हैं, और इवेंचुअली हम अगर देखें तो कोरिया और नॉर्थ कोरिया में भी देखते हैं। ये इसी तरीके की घटनाएं थी, बट यहाँ की कुछ वेरियस घटना या वेरियस पॉइंट हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि जब कोल्ड वॉर था तो चीज़ें बैलेंस में थी, और चीज़ें बैलेंस में होने की वजह से क्या था कि दोनों देशों को एक दूसरे का खतरा था कि भाई हम पे हमला ना कर दे। लेकिन आज के समय में जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो ओनली यूएसए बचा है और पूरी दुनिया में केवल यूएसए का वर्चस्व है। तो गरीब देशों को यूएसए के वर्चस्व से बचाने के लिए आज के समय में हम देखते हैं ऐसे देशों की जरूरत है, ऐसे संगठन की जरूरत है जो इनकी हेल्प कर सके, और नेम जो है वो अपनी बखूबी भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पॉइंट्स को आपको बताना है, ऐसी बातों को बताना है जो विदेश नीति को प्रभावित करती है। तो विदेश नीति को कई सारी चीजें प्रभावित करती है, और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भारत किसी भी देश की विदेश नीति के लिए क्या है बहुत ज्यादा कारगर होती है। किसी भी देश के लिए उसकी विदेश नीति कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होती है। और भारत की विदेश नीति का जो स्वरूप है वो लगातार बदल रहा है। जैसे कैसे बदल रहा है, जैसे 1962 के टाइम पे हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड थे, चाइना से डिपेंड नहीं थे, सॉरी 1962 के करीब में हमारे जो चाइना से वॉर हुई तो उससे हमारे उसके संबंधों में खटास पैदा हो गई थी। लेकिन जब राजीव गांधी पीएम बनते हैं, आप सभी जानते हैं 1985 के बाद में उन्होंने 1987 में चाइना की यात्रा भी करी थी, और उसके बाद में नरसिम्हा राव जो हमारे पीएम बने, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें चाइना की ओर हमें अच्छे रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। भारत की विदेश नीति बदल रही है। वर्तमान समय में देखें
तो अमेरिका हमें 1991 की पॉलिसी जब तक हमने नहीं अपनाई थी तो अमेरिका में हेल्प नहीं देता था, लेकिन 1991 की पॉलिसी के बाद में अमेरिका से हमारे जो संबंध है वो बेटर हुए, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही या फिर इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं या यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने पहले हमारे साथ में उनके अच्छे रिलेशन नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में यूरोपियन यूनियन हमारी ऊर्जा से हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा जैसे जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्सेप्ट है, जब आर्टिकल जब आपको पता है संविधान में संशोधन हुआ है 370 और 35A जब से हटा है, तो उसके बाद से 2 बारी ईयू के जो मेंबर्स हैं वहां पर विजिट कर चुके हैं कि वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भारत की जो परिस्थिति बदल रही है, भारत का पहले जो विदेश नीति का स्वरूप था वो समाजवादी था, ऐसा था समाजवादी था, और आज के समय में भारत का स्वरूप कैसा होता जा रहा है, वो पूंजीवादी होता है। ज्यादातर आप देखेंगे रेलवे या और चीजें भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति पे, तो ये सेम ही क्वेश्चन रिपीटेड है जहां पर हमने इस वाले क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था, कि लास्ट पेपर में डिस्कस किया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल किस तरीके से विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, तो सेम क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति का सिंहावलोकन करना है, तो इस समय हमारे यूएसएसआर से रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हुए थे। दूसरी बात, इस टाइम पे भारत की जो विदेश नीति थी इसके अंतर्गत हमने पाकिस्तान से वॉर भी देखा था, तो ये स्पेसिफिक टॉपिक की आप सभी के लिए वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट एमपीएस वाली चेक करेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा। मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जो MPSE 001 है उस वाले में, या डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय समितियां, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है, और भारत के लिए जो शांति स्थापना है उसके संचालन की बात है, तो ये क्वेश्चन भी अपलोडेड है। ये भारत और चीन के संबंध, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, भारत और पाकिस्तान के संबंध ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन क्वेश्चनों पे वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, और आप देख सकते हो भारत के साथ पाकिस्तान के साथ हमारे 4 बारी वॉर हुए, 4 बारी हमारे इनके साथ वॉर हो चुके हैं, तो ये चारों के चारों आपको याद रखने, और इसके जितने अ, जितने शांति समझौते होंगे हमारे उनके साथ तो वो भी याद रख लें। जैसे 1960 में सिंधु जल समझौता, 1966 में ताशकंद समझौता है, 1972 के अराउंड समथिंग में शिमला वार था। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस की बात कर लें, या फिर जो हमारे जो वर्ल्ड कप्स के मैच हुए हैं जिसमें दोनों देशों के राजनायक एक साथ बैठे हैं, या फिर हमारे जो पीएम होंगे उनके द्वारा उनके देश की यात्रा करना, तो ये सारे के सारे हमारे अच्छे रिलेशंस को दर्शाता है, और बाकी जो वॉर है वो हमारे उनके बुरे रिलेशंस को दर्शाता है। इसके अलावा कश्मीर विवाद इसमें डाल दो, चाइना के अंदर भी ऑक्साई चीन का जो प्रदेश है उसको लेकर विवाद रहता है, जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रदेश है उसको लेकर विवाद रहता है, आप वो डाल सकते हो। इसके अलावा डोकलाम विवाद रिसेंटली का कॉन्सेप्ट है उसको डाल सकते हो आप। ऑक्साई चीन का जो प्रदेश है और जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है हमारा, उस पे पाक ऑक्यूपाई जो कश्मीर है वहाँ का पोर्शन भी जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है वो भी एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है भारत का ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है, ये पिछले पेपर में भी आया था और सेम यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हम इसको बार बार ही डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है जो हथियारों की होड़ है उस पर रोक लगाना। हथियारों की होड़ पर रोक लगाने के लिए भारत ने क्या किया है, सदा से ही भारत यूएनओ का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने आवाज उठाई है, परंतु भारत हमेशा ये कहता है कि हर एक देश को इतने हथियार भी जरूर रखने चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा भी हो सके, क्योंकि 1962 में जो हम चाइना से वॉर हारे थे वो हमारी इस कमी का ही रीजन था, क्योंकि उस समय 1954 में हमारा चाइना के साथ पंचशील समझौता हुआ था, और पंचशील समझौता की वजह से हम ये देखते हैं कि दोनों देशों ने अपने, जैसे भारत ने तो स्पेशली उसके अंदर चाइना के बॉर्डर पे अपनी आर्मी को नहीं रखा था, और अपनी आर्मी को ना रखने का उस समय एक नारा भी बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, हिंदू चीनी भाई भाई का। और बॉर्डर पे सीमा पे सेना ना रखने का मतलब यही था कि चाइना को हमने बिल्कुल खुली बाउंड्री दे रखी थी, उसने हमले भी किए, काफी हद तक उन्होंने हमारे क्षेत्र को ऑक्यूपाई भी कर लिया था, और इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऑल दीज आर क्वेश्चंस, एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑन जून 2021। इस वाले क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस भी हैं आप सभी के सामने। जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अगर
आप लोगों ने अभी तक 2 चीज़ें समझ ली कि भारत की जो ओनली फॉरेन पॉलिसी है, आपके उसके एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड। एक निर्धारक तत्व का, एक विशेषता का और इसके अलावा भारत की जो विदेश नीति है उसके अंदर क्या मुख्य बातें हैं, उसका भी। ये जो नेहरू वाला कॉन्सेप्ट है, सर्वसम्मति वाला, वो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया आपको। विदेश मंत्रालय, मीडिया या फिर पीएमओ, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन भी बनेगा। भारत और रूस के संबंध, ये ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इस वीडियो को देखें। सार्क पे नोट लिखिए, सार्क वाली वीडियोस भी आप लोगों के लिए अपलोड है, आप उसको भी देखिए। पोखरण सेकंड, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पोखरण सेकंड क्या है, तो अटल जी के टाइम पीरियड में हुआ था। उसमें जो है नासा की मदद से अमेरिका जो है पूरी तरीके से हम पे जो है नजर गड़ाए रखा था, और अमेरिका ने यहाँ तक कि पोखरण सेकंड के टाइम पे हमें वॉर के लिए डायरेक्टली कह भी दिया था कि वॉर के लिए रेडी रहिए, कि अगर आपने परमाणु परीक्षण किया तो हम आपसे युद्ध करेंगे। उसी समय ना केवल जापान ने, रूस ने, अमेरिका ने, इसराइल ने, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगभग सभी महादेशों ने हमें 99 के लगभग में बहुत सारे प्रतिबंध भी हमारे ऊपर लगा दिए थे। इसके बाद में भारतीय प्रवासी, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारतीय प्रवासी क्यों करते हैं, तो रोजगार के, एम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो है वहां पर बेहतर अवसर की वजह से जाते हैं। तो ये बिल्कुल 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको बिल्कुल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, तो इसके बारे में वीडियो अपलोडेड है। भारत की मीडिया और विदेश नीति, ये वाला क्वेश्चन मैं भी बोल रहा था, ये वाला क्वेश्चन छोटे प्रोटोकॉल के ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। बिमस्टेक के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरीके से SARC सार्क है, जिस तरीके से आशियान है, ठीक उसी तरीके से एशिया का एक और संगठन है जिसका नाम है बिमस्टेक। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बी से बर्मा, आई से इंडिया, एम से लेकर मालदीव, एस से है सिंगापुर, इस तरीके से ये पूरी की पूरी कंट्रीज की लिस्ट है, और इसकी वीडियो, इसके बारे में भी वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देखिए। एनपीटी के बारे में भी अपलोडेड है, इस वाले क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रखा है। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध के बाद के दौर में भारत और जो अमेरिका के रिलेशन है, ये भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है। तो ज्यादातर क्वेश्चन, एक तो रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं 2 देशों के बीच में, और 2 देशों के बीच के अलावा और क्वेश्चन बनेंगे जैसे भारत की जो विदेश नीति है, इसके क्या क्या उद्देश्य है या क्या क्या निर्धारक तत्व है, इसके बारे में, उन बातों के बारे में हमें चर्चा करनी है। जो भारत की विदेश नीति जिन तरीकों से विकसित हुई है, तो नेहरू का काल, नेहरू का क्यों इम्पोर्टेंट था, टाइम पीरियड। थर्ड क्वेश्चन में भारत की विदेश नीति निर्माण में सामाजिक आंदोलन की भूमिका, गैर सरकारी संगठन की भूमिका। गैर सरकारी संगठन की भूमिका का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सामाजिक आंदोलन वाला आप लोगों के लिए जल्दी में अपलोड करवा दूँ। जब आप सार्क पढ़ोगे तो भारत के पड़ोसी देश जितने भी है उनके साथ कैसा व्यवहार है, आप देखोगे भारत का उनके पड़ोसी देशों के साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं है। पाकिस्तान से विवाद है, चाइना से विवाद है, हमारे भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश से विवाद है, हमारे हमारे नेपाल से भी विवाद है, हमारे सभी देशों की सीमा जो है भारत से इनकी मिलती है, म्यांमार से भी हमारे विवाद हैं। तो इन सभी देशों से विवाद ऐसे, आप सभी तीस्ता रिवर है, फरक्का बांध समझौता है और बांग्लादेश की घुसपैठ है, इन 3 विवाद तो वहां से है। इसके अलावा तमिलों पे जब श्रीलंका में अत्याचार होते हैं तो उस कॉन्सेप्ट से हमारा उनसे विवाद चलता ही रहता है। पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर, चाइना से जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश और ऑक्साई चीन का जो प्रदेश है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में भारत और जो दक्षिण पूर्वी एशिया यानी आसियान के देशों के साथ रिलेशन, ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड है, इसको देखना है। एपेक वाला देखना है, ये वाला वीडियो अपलोड नहीं है तो जल्दी आप सभी के लिए अपलोड हो जाएगा। और ये सारे के सारे पेपर थे, और ये जो है ये जून 2002 का पेपर है। ये मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियो में जो आपकी MPSC 001 वाला सब्जेक्ट है, इसमें मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप इस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी क्लिक करके चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में। फॉर फर्दर अपडेट यू कैन ज्वाइन अस बाय दिस नंबर, और बाकी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।